अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी की। व्हाट इज़ डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी? इट इज़ बेसिकली अ प्रोसीजर एंड इट इज़ डन फॉर डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ द इनसाइड ऑफ लैरिंग्स एंड हाइपोफैरिंग्स थ्रू एन एंडोस्कोप। दो तरह की डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी होती है, एक रिजिड लैरिंजोस्कोपी होती है और एक फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक लैरिंजोस्कोपी होती है। तो अगर हम रिजिड की बात करें, रिजिड में बेसिकली जो डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंट होता है वो रिजिड टाइप का होता है। इसमें दो तरह के हमारे पास रिजिड लैरिंजोस्कोप्स आ जाते हैं। एक एंटीरियर कमीशर टाइप का होता है, जिसकी इन्होंने यहाँ पे फिगर दिखाई हुई है, दिस इज़ योर एंटीरियर कमीशर टाइप ऑफ डायरेक्ट लैरिंजोस्कोप। और एक हमारे पास होता है स्लाइडिंग पैनल टाइप। अब जो एंटीरियर कमीशर टाइप का वही फंक्शन होता है जिसके लिए हम डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी को यूज़ कर रहे हैं कि इट इज़ यूज्ड फॉर द विजुअलाइजेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ लैरिंग्स एंड हाइपोफैरिंग्स। वेयर एज जो स्लाइडिंग पैनल होता है, स्लाइडिंग पैनल की इन्होंने यहाँ पे फिगर दी भी नहीं है, लेकिन स्लाइडिंग पैनल का याद सिर्फ उसका फंक्शन याद रखना है कि जो स्लाइडिंग पैनल टाइप ऑफ लैरिंजोस्कोप है, इट इज़ यूज्ड इन चिल्ड्रन एंड इट इज़ यूज्ड टू पास अ ब्रोंकोस्कोप थ्रू लैरिंग्स इनटू द ट्रैकिया। तो ये इसकी याद रखनी थी रिजिड लैरिंजोस्कोपी की। अब रिजिड लैरिंजोस्कोपी की दो तरह की इंडिकेशंस होती हैं, एक फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, दूसरा फॉर थेराप्यूटिक पर्पस। डायग्नोस्टिक पर्पस में क्या क्या आ जाता है कि जब इनडायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी जो वो पॉसिबल ना हो, इनडायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी वी नो हम इनडायरेक्ट लैरिंजोस्कोप के मिरर के थ्रू करते हैं। अब किन किन जगहों पे इनडायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी पॉसिबल नहीं हो सकती? जब पेशेंट नॉन कोऑपरेटिव होगा। कौन कौन से वो पेशेंट्स हो सकते हैं? कोई एंशियस सा एडल्ट हो, इन्फेंट्स हो या कोई यंग चिल्ड्रन हो। उसके अलावा इनडायरेक्ट लेंजियोस्कोपी अगर अनसक्सेसफुल हो, फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट का ओवर हैंगिंग एपिग्लोटिस है या किसी पेशेंट में एक्सेसिव गैग रिफ्लेक्स आ रहा है, तो उसमें हम रिजिड लेंजियोस्कोपी कराते हैं। कभी कभी इनडायरेक्ट लेंजियोस्कोपी की ही फाइंडिंग्स को कंफर्म करने के लिए हम वही डायरेक्ट लेंजियोस्कोपी कराते हैं। एंड ऑल्सो ये देखा गया है कि जो डायरेक्ट लेंजियोस्कोपी है, स्पेशली जो एंटीरियर कमीशनर टाइप की डायरेक्ट लेंजियोस्कोपी है, उसके थ्रू हम काफ़ी ज़्यादा अच्छा एग्जामिन कर सकते हैं। हम उन एरियाज़ को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एग्जामिन कर सकते हैं जो जो हमको इनडायरेक्ट लेंजियोस्कोप से के थ्रू नज़र नहीं आते। फॉर एग्जांपल एंटीरियर कमीशर्स हो गए, वेंट्रिकल्स हो गई, बेस ऑफ एपिग्लोटिस हो गया, सब ग्लोटिक रीजन हो गया या लोअर पार्ट ऑफ पीरिफॉर्म फोसा एंड द फ्लोर ऑफ वेलिकुला। बेसिकली ये जो रीजन्स है सारे, दीज कैन ऑल बी विजुअलाइज थ्रू योर डायरेक्ट लेंजियोस्कोपी। एंड लास्टली बायोप्सी के लिए भी ये यूज़ हो सकता है। ये सारे डायग्नोस्टिक पर्पसेस थे। थेराप्यूटिक पर्पस की अगर हम बात करें तो फॉर रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी फ्रॉम दिस एरिया, removal of any benign laryngeal lesions like your vocal nodules, papilloma, polyps or cysts, treatment of congenital anomalies like congenital webs and tumors, and for endoscopic treatment of laryngeal stenosis, intubation granuloma and vocal cord paralysis। तो थेराप्यूटिक में इसके सारे ये वाले फीचर्स आ जाते हैं। अब जो इसका ऑपरेशन का जो प्रोसीजर होता है वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस मेन चीज़ इसमें याद रखनी है कि जो रिजिड जो डायरेक्ट लेंजियोस्कोपी होती है, रिजिड लेंजियोस्कोपी के थ्रू जो होती है, दैट इज़ बेसिकली डन अंडर जनरल एनेस्थीसिया। एंड एक और प्रोसीजर होता है विच इज़ नोन एज माइक्रो लेंजियोस्कोपी। माइक्रो लेंजियोस्कोपी का उन्होंने यहाँ पे प्रोसीजर दिखाया हुआ है। माइक्रो लेंजियोस्कोपी इज़ बेसिकली कि इसमें हम रिजिड टाइप ऑफ लेंजियोस्कोप के साथ साथ माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जिस तरह यहाँ पे ये डॉक्टर कर रहे हैं कि ये माइक्रोस्कोप लगा हुआ है, माइक्रोस्कोप के थ्रू ये विजुअलाइज करके यहाँ पे ये इन्होंने दिखाई हुई है एंटीरियर कमीशर टाइप का वो लगा हुआ है डायरेक्ट लेंजियोस्कोप, एंड पेशेंट के ये यहाँ पे लगा हुआ है ऐसे। तो इसमें जो माइक्रो लेरेंजोस्कोपी होती है, माइक्रो लेरेंजोस्कोपी में विद रिजिड लेरेंजोस्कोप एंड ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड, एंड हमको उसकी जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका साइज़ याद रखना होगा कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है दैट इज़ ऑफ 400 मिलीमीटर्स फोकल लेंथ। दैट ऑब्जेक्टिव लेंस इज़ बेसिकली यूज टू ट्रीट एनी लेरेंजियल पैथोलॉजी। पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो है पेशेंट की वो पता होनी चाहिए कि patient should be kept at NPO for 4 to 6 hours. Patient should be placed in left lateral position to prevent aspiration of blood or secretions into the lungs. Patient should be properly observed for his respiratory rate, for his cyanosis and for laryngeal spasm. ये देखा गया जिस तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस पोजीशन में एंटीरियर कमीशर टाइप डायरेक्ट लेरेंजियोस्कोप प्लेस किया जाता है और पेशेंट की भी किस तरह की पोजीशन होती है। देयर इज़ अ चांस कि कभी कभी एक्सेसिव लेरेंजियल ट्रॉमा हो जाए, एंड उस केस में क्या होगा, उस केस में लेरेंजियल एडीमा हो सकता है विच कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। एज अ रिजल्ट लेरेंजियल ट्रॉमा को या लेरेंजियल एडीमा को ट्रीट करने के लिए स्टेरॉइड्स देते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं डायरेक्ट लेरेंजियोस्कोपी की? एक तो क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया के अंदर हो रही है तो एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, जिस तरह हम देख सकते हैं कि कितनी बड़ी ट्यूब है, एंड लैरिंग्स तक पहुंचने के लिए जो जो बेसिकली स्ट्रक्चर्स पीछे आते हैं उन स्ट्रक्चर्स में कोई डैमेज या इंजरी हो सकती है, लाइक योर लिप्स, टीथ, टंग, ओरल कैविटी एंड लैरिंग्स इटसेल्फ। इंजरी टू अ टूथ may dislodge it and it can get impacted as a foreign body in aerodigestive tract। लेरेंजियल एडिमा हो सकता है जिसकी अभी हमने बात कर ली। ब्लीडिंग हो सकती है बायोप्सी साइड से या किसी भी अदर साइड जहाँ पे इंजरी हुई हो। एंड लास्टली एज यू कैन सी कि जिस तरह पेशेंट ने अपनी नेक को इस तरह वो किया हुआ है,
रिट्रैक्ट किया हुआ है, सो देयर इज़ अ चांस कि सबलक्सेशन ऑफ वर्टिब्रल जॉइंट हो जाए बाय फोर्सफुल मैनिपुलेशन ऑफ द नेक। सो दिस होल वॉज योर रिजिड लेरेंजोस्कोपी। अब हम बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक डायरेक्ट लेरेंजोस्कोपी की। जो फाइबर ऑप्टिक डायरेक्ट लेरेंजोस्कोपी होती है उसमें बेसिकली ये वाला इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ नोन एज फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक लेरेंजोस्कोप। इसके थ्रू हम डायरेक्ट लेरेंजोस्कोपी करते हैं। एंड मेन डिफरेंस ये है रिजिड और फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक टाइप में कि बेसिकली जो रिजिड थी वो बोथ एज अ डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक के तौर पे यूज़ हो रही थी। ये जो फाइबर ऑप्टिक वाली होती है ये सिर्फ आपकी ये सिर्फ आपकी डायग्नोस्टिक के टाइप पे यूज़ होती है। एंड इसका ये कि वो जो रिजिड वाली थी वो तो अंडर जनरल एनेस्थीसिया हो रही थी। जो फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक वाली होती है दैट इज डन अंडर लोकल एनेस्थीसिया एंड इट कैन बी डन इन नॉर्मल ओपीडीज एज वेल। जिस तरह यहाँ पे दिखाई हुई कि ओपीडी में फाइबर ऑप्टिक डायरेक्ट लेरेंजोस्कोपी परफॉर्म की जा रही है इस पेशेंट में। इसका बेसिकली मेन जो एडवांटेज होता है इस इंस्ट्रूमेंट का वो ये होता है कि इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वी कैन असेस द वोकल कॉर्ड मोबिलिटी काफ़ी ज़्यादा करेक्टली। तो ये एक इसका मेन एडवांटेज है। एंड ये भी देखा गया है कि ये जो इस तरह का लेरेंजोस्कोप होती है इट कैन ऑल्सो बी यूज टू टेक बायोप्सी। तो मेन इसके जो डिफरेंसेस थे वो थोड़े बहुत पता होने चाहिए। इन फंक्शंस का ये पता होना चाहिए कि जो रिजिड वाली थी रिजिड वाली ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ हो रही थी एंड डायग्नोसिस के लिए भी। वेयरएज जो फाइबर ऑप्टिक टाइप है दैट इज़ डन फॉर ओनली डायग्नोसिस। एंड इसका मेन एडवांटेज ये है कि जो वोकल कॉर्ड की मोबिलिटी है दैट कैन बी असेस्ड मोर correctly than compared to any other instruments. So that was all related to the direct laryngoscopy. I hope this समझ में आ गया हो, and thank you.